हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। आई एम सर ईशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 3 में हमने सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है ग्राफ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होता है, डिफरेंट टाइप से ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो। लेकिन जब मोशन को आप स्टडी करते हैं तो मोशन को स्टडी करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही मिलती है। तो ग्राफ है क्या चीज़? ग्राफ बेसिकली एक टूल है जो हमें पिक्टोरियल व्यू प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड पिक्टोरियल व्यू अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पिक्टोरियल व्यू अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। या अगर स्लैश में डालूं तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो तब्दील हो रही हो, मतलब क्वांटिटीज क्या हो, वेरिएबल हो, तो उनके दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सी चीज शो करती है? हमारे पास ग्राफ शो करती है। तो ग्राफ प्रोवाइड पिक्टोरियल व्यू अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। यहाँ पे जो हम चीज स्टडी कर रहे हैं डिटेल के साथ वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दो क्वांटिटीज है, तो एक क्वांटिटी हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी क्वांटिटी जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट होगी। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चेंज हो सकती है और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। तो आमतौर पे जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो उसके अंदर हम एक्स एक्सिस पर टाइम को लेते हैं, क्योंकि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो अपने हिसाब से ही चेंज हो रहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट है, उसके अंदर चेंज एक्सपेक्टेड है। तो तीन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस इन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी फर्स्ट केस में क्या है? कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट होगी तो क्या होगा? अब देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले 1 मिनट हुआ, फिर हमारे पास 2 हुआ, फिर हमारे पास 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। इनको सेकंड ले लो, टाइम ले लो, आपकी मर्जी है। इस सारे इंटरवल के दौरान जो हमारे पास वेलोसिटी था वो कांस्टेंट रहा, 2 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहा है तो वन टाइम पे भी वेलोसिटी क्या था? 2 था। जब 2 हुआ तब भी वेलोसिटी 2 रहा। जब 3 टाइम इंटरवल स्पेंड हुआ तब भी वेलोसिटी 3 रहा। 4 पे भी 3 रहा, 5 पे भी हमारे पास 3 रहा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। स्टूडेंट्स, हमें कैसी लाइन मिली? स्ट्रेट लाइन मिली, क्योंकि हमारे पास जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से क्लोज करा दूं तो ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाता है। हमेशा जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में, एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। किस चीज़ के इक्वल होता है? डिस्टेंस के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके लिए। तो सेकंड केस में हमारे पास वेलोसिटी चेंज क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का चेंज है। तो हम इसके लिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ पे आपने टाइम को लिया, यहाँ पे आपने वेलोसिटी को लिया। देखिए यहाँ पे आपके पास टाइम लेट्स सपोज 1 सेकेंड है, फिर 2 हो गया, फिर आपके पास 3 हो गया, फिर आपके पास 4 हो गया। सेम वेलोसिटी भी ऐसे बढ़ती जा रही थी, 1 2 3 4। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी वैसे बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों को अगर मैं पॉइंट लूँ इसके सामने और इसके सामने, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। सेम इसके सामने हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। सेम इसके सामने हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। सेम इसके सामने हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ड्रा कर दूँ, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं स्टूडेंट्स ड्रा कर दूं तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग लाइन मिलती है। कॉन्स्टेंटली
इंक्रीजिंग लाइन मिलती है। यहाँ से मैं अगर एक स्लोप को ड्रा करा दूँ तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक ट्राइंगल। तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस के, कि कितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। और ये इस लाइन का जो स्लोप है वो किस चीज़ को शो करता है स्टूडेंट्स? एवरेज एक्सेलरेशन को शो करता है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ बातें थी, मैंने कहा यहाँ पे डिस्कस करता चलो। अब आप देखिए, आपके पास y एक्सिस के ऊपर v है और टाइम एक्सिस के ऊपर आपके पास t है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है और आपने डिस्टेंस निकालना है। तो रेक्टेंगल के केस में हमारे पास जो एरिया है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है। तो लेंथ आपके पास v थी, विड्थ आपके पास t थी, तो जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? s इज इक्वल टू v t के। अब ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के केस में हमारे पास जो एरिया है वो जब हम निकालते हैं वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब एरिया डिस्टेंस के इक्वल हो गया 1/2, बेस इज इक्वल टू टाइम एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू v। सो s इज इक्वल टू 1/2 vt। इट इज द फार्मूला इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब थर्ड केस को डिस्कस करते हैं जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, और जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? टाइम हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर एकदम स्लोप और चेंज होता है। अगर इस पॉइंट को हम टेंजेंट ले लें और यहाँ से अगर हम ड्रा करें तो ये आके इस पॉइंट पे हमारे पास कट करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम के ऊपर क्या वेलोसिटी था। इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन हमें मिलती होती है इस तरह के ग्राफ्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड था जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिली किस बारे में? पिक्टोरियल व्यू अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। इसमें 3 केसेस को डिस्कस किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वेलोसिटी का, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, और उसके बाद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। इस टॉपिक को आप देख लें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, रिव्यू अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो ये जो इक्वेशंस मैं लिखने लगा हूँ ये आप सबके सामने से कभी ना कभी तो ज़रूर गुजरी होंगी अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। आप देखिए इन सब इक्वेशन के अंदर मैंने ना एक्सेलरेशन के ऊपर एरो डाला है ना मैंने वेलोसिटी पर एरो डाला है। तो उस केस में मैं इन सब को कैसे यूज कर रहा हूँ? यूजिंग देम एज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैंने इनको क्या कर लिया? मैनिपुलेट कर लिया है। अब मैनिपुलेट किया है तो उसके लिए मेरे पास कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लॉजिक ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो मैं इन सारी वेक्टर क्वांटिटी को एज अ स्केलर डील कर लेता हूँ, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारे पास जो वैल्यू है उसे हमें नेगेटिव लेना होगा। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। लेट्स सपोज हमारे पास ये पेंसिल है, ये गिर रहा है, इट इज़ इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। आप उसको g से शो करते हैं और g की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब इस केस में देखिए आप, ये हमारे पास पेंसिल है, बोर्ड मार्कर है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में है। तो जब g नीचे की तरफ था तो हमने एक्सेलरेशन को इसके क्या ले लिया था? पॉजिटिव। अब इस केस में देखिए, इसे हमने ऊपर फेंका, ये ऊपर जा रहा है। जब तक ये
ऊपर जा रहा है, ये देखिए ऊपर, जब ये ऊपर मूव कर रहा था तो इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन है हमने उसको क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। मतलब डायरेक्शन का जब चेंज होता है तो वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अदरवाइज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर इन सारी वेक्टर क्वांटिटी को एज अ स्केलर डील कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में हमने लीनियर मोशन को स्टडी किया और बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अब न्यूटन लॉज डिस्कस किए बगैर हम नहीं रह सकते जब हम चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ रहे हो। न्यूटन ने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे जो उसकी बुक प्रिंसिपिया से लिए गए थे 60s में अप्रॉक्सीमेटली। तो 60s के अंदर 1960s के अंदर न्यूटन ने एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का जो नेम था वो था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में जितने भी लॉज थे वो सारे के सारे लॉज एम्पिरिकल लॉज थे। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट आर एम्पिरिकल लॉज। एम्पिरिकल लॉज स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ड्राइव करते हैं, विच आर ड्राइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जिनको हम एक्सपेरिमेंट से ड्राइव करें वो एम्पिरिकल लॉज हो गए, और इनको हमने किस बुक से लिया स्टूडेंट्स, प्रिंसिपिया से, न्यूटन की जो बुक है उससे हमने लिया। तो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया, फर्स्ट लॉ न्यूटन का एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे अबू अली सीना, उनके काम से एक्सपायर्ड था। अबू अली सीना ने कहा था कोई बॉडी खुद ब खुद ना रेस्ट में आता है ना वो खुद ब खुद मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो न्यूटन ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने कहा, फर्स्ट लॉ के बारे में मैं बता रहा हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बेसिकली हम इसके अंदर न्यूटन के लॉज को स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहा गया कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाती। जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाती तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। फोर्स लगेगी तो उसकी रेस्ट की हालत को चेंज करेगी, मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो उसकी हालत को वो क्या करेगी, चेंज करेगी। तो आसान लफ्ज़ों में बॉडी तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसे फोर्स लगा के रोक ना दो, बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करना ना शुरू करा दो। ये न्यूटन ने कहा। अब न्यूटन का जो लॉ था वो बेसिकली रिलेटेड था इनर्शिया के साथ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को बाज़ दफ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दिया जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। इनर्शिया को समझाने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने एक छोटा सा बॉल में ऐसे थ्रो करता हूँ, आप उसको बड़ा इजीली रोक लोगे, लेकिन अगर मैं बड़ा पत्थर धकेल दूँ आपके पास उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ, आप उसको नहीं रोक सकते। हालांकि दोनों का स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम था, लेकिन मैस बढ़ गया था, क्वांटिटेटिव मेयर बॉडी का ज़्यादा था, आपको रोकने में इशू हो रहा था। तो बेसिकली इनर्शिया इन चीज़ों को डिफाइन करता है। तो दीज वर लॉज ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया हमारे पास जब न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं तो हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आप उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस फ्रेम को आप कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, अर्थ के ऊपर, तो उस फ्रेम को आप क्या कहोगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ मूविंग टुवर्ड न्यूटन सेकंड लॉ। उस सेकंड लॉ के अंदर हमें क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एक बॉडी है, उसका मैस m है, वो मूव करती हुई जा रही थी वेलोसिटी vi के साथ, रास्ते में स्पीड ब्रेकर था, रास्ते में स्पीड ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर ने उस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के नतीजे में उसका वेलोसिटी चेंज होकर vf हो गया। बॉडी था, जा रहा था, रास्ते में स्पीड ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर ने फोर्स लगाई, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एक्सल फोर्स लगी, स्पीड ब्रेकर की तरफ से क्या लगी, फोर्स। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ, फोर्स ना होती तो एक्सेलरेशन ना होता। तो हमने फर्स्ट रिलेशन जो डिड्यूस किया वो कुछ इस तरीके से था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है।
अब थोड़ी देर पहले मैंने इनर्शिया के बारे में आपको बताया कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो, भारी पत्थर है तो आपको रोकने में मसला हो रहा है, मतलब बॉडी का जो क्वालिटी है, उसका जो वेट है वो उसको रोकता है अपनी पोजीशन को चेंज करने में। तो इस बॉडी का मास एक्सेलरेशन को अपोज करेगा, तो वो उसके साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कंपैरिजन करेंगे तो A प्रोपोर्शनल टू F डिवाइडेड बाय M, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, इक्वालिटी लगाई, कांस्टेंट क्या हुआ K F बाय M। अगर हम कांस्टेंट को 1 के इक्वल कर लें तो रिलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद F इज इक्वल टू MA आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ। अब आते हैं हम न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन? थर्ड लॉ क्या था? अब थर्ड लॉ के अंदर एक्शन जो था वो इक्वल था रिएक्शन के। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन कहते थे कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसके लिए मैंने माइनस का साइन यूज किया है। लेट्स सपोज रॉकेट प्रोपल्शन, आपने रॉकेट को उसके नीचे से गैसेस को फायर किया, गैसेस तेज स्पीड से तकरीबन 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे निकल रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है। एक्शन, रिएक्शन। एक सिंपल सा बैलन लो, उसके अंदर आपने हवा फुलाई और उसको छोड़ दिया, उसके नीचे से हवा निकल रही है, बैलन ऊपर हवा में इधर उधर जा रहा है। नीचे हवा का नीचे की तरफ से निकलना बैलन के केस में एक्शन, बैलन का आगे जाना रिएक्शन। किसी को थप्पड़ लगा दो, उसने भी एक्शन के रिएक्शन में आपको एक शायद ज़्यादा भी लगा सकता है, प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा, मजाक करो आप सबसे। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। लेट्स सपोज एक बॉल है, उसको वॉल पे थ्रो किया, टकराने के बाद वापस आई, एक्शन रिएक्शन but equal and opposite. So it was all about Newton's third law. आप इस लेक्चर को काइंडली पेन डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मोमेंटम, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। मोमेंटम है क्या? मोमेंटम बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द क्वालिटी ऑफ अ बॉडी फॉर क्वांटिटी ऑफ इट्स मोशन। क्वालिटी ऑफ अ बॉडी फॉर क्वांटिटी ऑफ इट्स मोशन, ऑफ इट्स मोशन। अब ये मैंने गाड़ी इंग्लिश लिख दी है, इस चीज़ को मैं कुछ आपको ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप ठहरे हुए हैं मेरे सामने, मैंने एक पत्थर उठाया, छोटा सा पत्थर था, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको मार दिया, आपको चोट लगी। फिर थोड़ा बड़े साइज का पत्थर लिया, उसको मारा मैंने आपको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, आपको थोड़ा जोर से लगेगा वो। क्यों? क्योंकि बॉडी का क्वालिटी चेंज हुआ। क्वांटिटी ऑफ मोशन जैसा भी हो, जिस भी स्पीड से जा रहा हो, लेकिन जब उसका मास बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम। देखें, आपने मोस्टली केसेस में देखा होगा कि कार बड़ी तेज़ रफ्तार से जा रही होती है, किसी ट्रक के अंदर जाके वो ठुक जाती है। या यूँ एक एग्जांपल ले लें आप कि आपकी गाड़ी जा रही थी, आप गए, आपने एक दीवार के अंदर उसको टकराया, और गाड़ी जो थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक छोटी गाड़ी पर थे तो दीवार को नुकसान कम हुआ। फिर आप ट्रक लेके जाओ, उसी स्पीड के साथ जाके दीवार के साथ टकरा दो, ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो बॉडी का क्वालिटी उसकी मोशन के ऊपर इफेक्ट करता है। मोमेंटम हमें ये बताता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। बॉडी का जो मैस है और वेलोसिटी है, उसका जो प्रोडक्ट है, आप उसको मोमेंटम कहते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू m डॉट v। हमारे पास ये मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट है मैस का आप जानते हैं कि kg होता है, और वेलोसिटी का जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशन लिखना चाहूँ तो mLT हैज़ पावर -1। स्टूडेंट्स, लेक्चर नोट भी आप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।